हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। संविधान की अगली सीरीज में देखते हैं हम प्रस्तावना के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना। आखिर प्रस्तावना कहते किसे हैं? तो जहाँ पर संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख होता है उसे प्रस्तावना कहते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, जहाँ पर कानूनों का विस्तार है उसे प्रस्तावना कहते हैं। और नंबर 3, जो भी कानून बनाया गया है उसके लागू होने की तिथि क्या है, इस बात का जहाँ पर उल्लेख होता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना की कुछ लाइनें देखते हैं। जैसे हम भारत के लोग। प्रस्तावना की पहली जो लाइन है उससे ये पता चलता है कि हमारे संविधान में जनता सुप्रीम है। अर्थात संविधान का स्रोत जनता है। ये जो प्रस्तावना की पहली लाइनें हैं, इससे ये पता लगता है कि हमारे संविधान में जनता सुप्रीम है और संविधान का स्रोत जनता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो शब्द है इन शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। आइए इन शब्दों की विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। देखिए, एक शब्द लिखा है हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये है कि देश की अंदरूनी सीमा में किसी भी विवाद, कानून या कोई भी निर्णय लेने के लिए हम संप्रभु हैं। हमें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस शब्द का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम हर एक प्रकार से अपने देश के निर्णय लेने में खुद संपन्न हैं। हम किसी भी अदर देश पर डिपेंड नहीं हैं। इसके बाद समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है अपनी खुद की कोई संपत्ति ना हो और सारी संपत्ति पर सरकार का अस्तित्व हो, उसे समाजवादी कहते हैं। तो हमारी प्रस्तावना में इस बात का भी जिक्र किया गया है। अगला शब्द देखते हैं पंथनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि जो हमारी जो सरकार है वो पंथनिरपेक्ष सरकार है। वो किसी भी पंथ को बढ़ावा नहीं दे सकती। उसके लिए सारे पंथ एक जैसे हैं। इसके बाद शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो हमारी सरकार का स्वरूप है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। उसके लिए सारे धर्म एक जैसे हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है
लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का मतलब होता है जहां की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, अर्थात भारत की जनता को डायरेक्टली वोट करने का जहाँ अधिकार है उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। इन शब्दों का भी उल्लेख प्रस्तावना में मिलता है। एक शब्द है गणराज्य या गणतंत्र। इस शब्द का मतलब है कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जनता द्वारा चुना जाता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं वो जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं और इसी व्यवस्था को अप्रत्यक्ष प्रणाली कहते हैं। ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में? लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो 3 न्याय हैं, अब यहाँ से संविधान के उद्देश्य देखते हैं। संविधान के उद्देश्य, और ये संविधान के जो उद्देश्य हैं उन सारे शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। आइए देखते हैं। न्याय, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लाइन पढ़ी उसमें 3 न्यायों के बारे में चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। पहली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं, अगर आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उस प्रस्तावना में ये सारे शब्द लिखे हुए हैं बाकायदा। इसके बाद प्रस्तावना को देखने से और क्या पता चलता है? प्रस्तावना में 5 प्रकार स्वतंत्रताएं दी गई है। आइए इन देखते हैं स्वतंत्रताओं को। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। नंबर 1, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। आइए देखते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, विश्वास की और विश्वास। प्रस्तावना में
5 प्रकार स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में। और आगे देखते हैं, आगे की लाइन आपको सुनाता हूँ। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, आइए देखते हैं समानता। प्रस्तावना को देखने से पता चलता है यहाँ पर 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 अवसर की समानता और नंबर 2 प्रतिष्ठा की समानता। बाकायदा ये शब्द जो है प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। समानता 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा का, और इस बात का जिक्र प्रस्तावना में दिया गया है। अब आगे देखते क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं बंधुता। ये जो बंधुता है इसमें 2 प्रकार, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। इसमें 2 प्रकार के भाईचारे की बात की गई है। एक तो एकता और एक अखंडता। ठीक है, 2 प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया गया है बंधुता के अंतर्गत, एकता और अखंडता। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्प होके अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना के कुछ अन्य शब्द देख लेते हैं। जैसे प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का आंशिक रूप लागू हुआ था, उस बात का भी जिक्र है। उस बाकायदा वो डेट जो है संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है। संविधान के कुछ अन्य शब्द और देख लेते हैं, जैसे अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित जैसे वर्ड प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया। 2 बार किया गया। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, इस लाइन को पढ़ते ही भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। आइए अब एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लेते हैं, जो कि
हमारी प्रस्तावना से ही संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन संशोधन 1976 में ये संविधान संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ये जो 3 नए शब्द हैं ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए। आइए अब देख लेते हैं प्रस्तावना के बारे में कुछ टिप्पणियां। संविधान सभा के एक सदस्य थे ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इस बात को आप बखूबी ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के एक अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी एक प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। अब इस प्रस्तावना के बारे में कुछ वाद हैं, उनको देख लेते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वाद ही पूछ लिए जाते हैं कि आखिर प्रस्तावना के बारे में क्या क्या वाद हुए। पहला वाद है बेरुवाड़ी वाद। ये आपका 1960 का मामला है। बेरुवाड़ी वाद वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर इसके बाद 13 साल बाद केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट में गया। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला 1973 जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जो बेरुवाड़ी वाद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसके 13 साल बाद ठीक सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न था और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके बाद तीसरा जो मामला है एस.आर. बॉम्बे वर्सेस
भारत संघ 1994। SR बोम्बे वर्सेस भारत संघ का मामला, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें उसी प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है जैसे कि बाकी भागों में किया जाता है। तो मैंने आपको ये प्रस्तावना के बारे में जितनी जानकारी दी, इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी थी वो आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।